हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट 30 पर। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में हम पढ़ रहे थे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, इसका हम एक लेक्चर पढ़ चुके थे जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने बीम पढ़ा था, टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा था। मैंने आपको 6 टाइप की बीम पढ़ाई थी: सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, फिक्स्ड, कॉन्टिन्यूअस एंड प्रोप्ड कैंटिलीवर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट, जिसमें कि हमने 3 टाइप के सपोर्ट पढ़े थे: हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा घन पर लगने वाले भार के प्रकार। टाइप्स ऑफ लोड अप्लाइड ऑन ए बीम। ठीक है, तो किसी दर्पण पर कौन कौन से प्रकार के भार लगते हैं ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आपका जो भार है पॉइंट लोड, इसे हम बिंदु भार या फिर कॉन्संट्रेटेड यानी कि संकेंद्रित भार भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लोड और कॉन्संट्रेटेड लोड। देखिए, इसके नाम में डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बिंदु भार या संकेंद्रित भार वह भार जो एक बिंदु पे कार्य करता है। सपोज कीजिए, देखिए सिंपली सपोज, ठीक है, मैंने यहाँ एक सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके ऊपर अगर कोई भार जो बिंदु पर कार्य कर रहा हो, ठीक है, संकेंद्रित, मीनिंग वही निकल के आएगा बिंदु। ऐसा भार यानी कि चाकू की नोक के जितना, प्रैक्टिकली वास्तव कोई भार लगा दिया जाए तो प्रैक्टिकली कोई बिंदु मैंने आपको सरल आरंभिक की नाली रखा हुआ तख्ता। अब उसी में आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर आदमी नहीं हो और मैं किसी लोड कंसीडर किया जाएगा, मेरा पूरा एक जगह पर केंद्रित है, एक ही जगह पर लगा हुआ है, बीम है और मेरे पास 10 किलो के 10 बाट है, होते ना तराजू तोलने में बाट तोलने वाले। तो सपोज कीजिए मेरे पास 10 बाट है 1 बाय 1। अगर मैं सबको एक के ऊपर एक रख दूं तो टोटल हो जाएगा किलो के 10 रहेंगे बिंदु भार। ये सब एग्जांपल हो सकते हैं आपके लिए बिंदु भार के। ठीक है, पर आपको एग्जांपल मेंशन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन, वह भार बिंदु पर केंद्रित है। सेकंड यही कहूंगा, इसका नाम में डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान रूप से बटा हुआ भार। देखिए कैसे, सपोज कीजिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम पर इसको देखिए इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप कहीं पर इस तरीके से भी देख सकते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो आपको ये कुछ जगह पर इस तरीके से भी मिलेगा। दोनों ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है।
अगर कोई भार ऐसा हो जो पूरी धरन पर एक समान रूप से बटा हो, हम उसको एक जगह नहीं बोल सकते कि यहाँ पे लगा है, पूरी धरन पे लगा है, ठीक है, पूरी धरन पर या धरन के कुछ भाग पर। तो ऐसे भार को हम बोलते हैं यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। एग्जाम्पल, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए थे, जैसे मैं खड़ा हूं कहीं पे, ठीक है, इसी को पलट दो, अगर मैं कहीं उसी धरन पर लेट जाऊं तो मैं अब पॉइंट लोड ना होकर यूडीएल हूं, क्योंकि मैं पूरी धरन पर एक समान रूप से फैला हुआ हूं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बांट वाला था। बांट वाले में मैंने क्या कहा था पहले में पॉइंट लोड में कि एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, ठीक है। इसमें क्या चेंज करो कि उनको बराबर बराबर रखते चले जाओ, मतलब कि 10 किलो यहाँ, 10 किलो यहाँ, 10 किलो यहाँ, इस तरीके से 10 टाइम्स रख दो, तो वो सब क्या बनेंगे, यूडीएल बनेंगे, ठीक है। इसको अगर न्यूमेरिकल्स में कंसीडर करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कंसीडर करने के लिए न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी जाती है वो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले भार की दी जाती है। यहां तक 1 मीटर में, सपोज कीजिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर में कितना भार लग रहा है उसकी वैल्यू दी जाती है। तो अगर आपको कैलकुलेशन में टोटल भार निकालना है तो मीटर की बीम है और उसके 1 मीटर 10 न्यूटन का भार लग रहा है, तो टोटल 4 मीटर में 10 चौक 4, यानी कि 4 इज इक्वल टू 40। क्लियर? मतलब कि हमें इसमें डालने के लिए L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो भार दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको W न्यूटन पर मीटर। इसने कहा है कि W न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में W न्यूटन लग रहा है, जबकि L है। तो यहां से हमें अगर टोटल लोड निकालना है, टोटल लोड, इसको हम कैपिटल W से दिखाएंगे, कंफ्यूज मत होना, ये छोटा W है, ये बड़ा W है। टोटल लोड W, तो W वाला W बराबर क्या होगा, W इंटू L, ठीक है। अब ये टोटल लोड आएगा और इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन, ठीक है। यानी कि जैसे आप इसको एक बार बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा केले लेने जाते हैं हम दर्जन में, ठीक है, हमें केले किस में मिलते हैं, दर्जन में, यानी कि केले का प्राइस रहेगा 40 रुपए दर्जन या 50 रुपए दर्जन, और अगर हमें 3 दर्जन लेने हैं तो 150 रुपए का होगा, 50 रुपए दर्जन के हिसाब से। इस तरीके से यहां पर भी हर टाइम अगर आपको टोटल लोड निकालना है तो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जब भी टोटल है डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यूडीएल के करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये काम कहां कर रहा है, ठीक है, पॉइंट लोड का जहां पे लगा है वही काम कर रहा है, लेकिन ये तो पूरी बीम पे लगा हुआ है, पूरी लंबाई पे फैला हुआ है। अगर मैं पूछने लगूं कि ये कहां काम कर रहा है, तो हम हर चीज अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगती है, कोई भी भार अपने गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, तो इसका गुरुत्व केंद्र सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये हमेशा अपने गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, तो जो इसका सीजी होगा वो L/2 होगा, ठीक है। इसका सीजी जो होगा L/2 होगा, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, एक समान रूप से हम इसको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है, एक समान रूप से बदलता हुआ भार, इसके भी नाम में डेफिनेशन है, एक समान रूप से बदलता हुआ, यानी कि चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका यूज क्या आता है, ट्रायंगुलर यूज क्या आता है, ठीक है। सपोज कीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये यहां पर सिंपली सपोर्टेड बीम बन गई, इसके ऊपर ये भार क्या है, ये आपके लिए है यूवीएल, इसके भी एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया था पॉइंट लोड के लिए, कि मैं खुद खड़ा हूं, यूडीएल में मैं खुद उसको लेट गया, ठीक है। यूडीएल के लिए देखो, सपोज कीजिए 10 आदमी है और 10 का भार
बढ़ते क्रम में है, मतलब कि उनको बढ़ते क्रम में लगा दिया, पहले का 45 किलो, दूसरे का 50 किलो, तीसरे का 55 किलो, 60, 65 इस तरीके से लगा दिया, और फिर उनको सीक्वेंस में शुरू किया, यानी कि सबसे कम वाले भार को पहले, फिर ज्यादा, और मैक्सिमम वाले को सबसे एंड में। ठीक है, तो वो सब मिलकर अब क्या बनाएंगे, एक यूनिट। ठीक है, यही के साथ भी कर सकते हैं। बाट अगर मेरे पास मान लीजिए वेरिंग सीक्वेंस में है, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, तो मैं इसको सीक्वेंस में लगाऊं, 10 किलो, 20, 40, 80 तरीके से सेम सीक्वेंस होंगे। ठीक है, तो वो भी क्या बन जाएंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर इस तरीके का भार लगता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। क्योंकि देखिए आप ये देख सकते हैं ट्रायंगल का शेप भी बन रहा है, इसीलिए इसको ही लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर लोड, या फिर हिंदी में त्रिभुजाकार भार। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा टिपिकल हो गया है। इसकी भी लेंथ एल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही कि भाई देखिए ये तो हर एक की वैल्यू अलग है, तो क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू दी जाएगी, इस टाइप के लोड के अंदर यूवीएल के अंदर हमें हमेशा मैक्सिमम वाले भार की वैल्यू गिवन होती है। यानी कि देखो मैंने बताया था कि ये हर कोई अलग है, 10 किलो, ये 20 किलो, ये 40 किलो, तो इसमें हमें जो मिलेगी सबसे ज्यादा, सबसे जो बड़ा है उसके भार की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर हमें टोटल निकालना है कि टोटल कितना है, तो टोटल लोड निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल में अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो ट्रायंगल का एरिया होता है 2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका L, हाइट कितनी है W, हाइट ही दी गई थी हमको क्वेश्चन में, तो इसका जो टोटल लोड बनेगा वो बनेगा WL/2, यूनिट रहेगी न्यूटन। हमने यहां पर भी टोटल लोड निकाला था W/L, यूवीएल के लिए होता है WL/, क्लियर। दूसरी बात, काम कहां पे करता है, ठीक है, इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर है। गुरुत्व केंद्र देखिए आपको ट्रायंगल के लिए आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल का गुरुत्व केंद्र चोंच वाले सिरे से 2/3 और परपेंडिकुलर वाले सिरे से 1/3 होता है। यानी कि इस साइड से तो 2/3 और इस साइड से 1/3 किसका, लेंथ का, यानी कि टोटल लेंथ जितनी है इसकी वो उसका गुरुत्व केंद्र होता है 2/3 ऑफ L। डिपेंड करता है कि हम किधर से देख रहे हैं। यही यूवीएल आपको क्वेश्चन में उल्टा भी मिल सकता है, क्वेश्चन में इधर से भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो हमें देखना पड़ेगा डिस्टेंस की जरूरत है। अगर हम चोंच वाले सिरे से देख रहे हैं तो 2/3 और अगर हम परपेंडिकुलर वाले साइड से देख रहे हैं तो 1/3। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। ट्रिक कैसे है, देखो आप देख सकते हैं यहां पे ये 1 बन रहा है, ये 1 है, तो 1 वाली साइड से 1/3 1 बन रहा है, तो रेस्ट ऑफ दी 2/3 ही होगा। ठीक है, यानी कि दूसरा सिरा क्या होगा, 2/3 ही होगा। तो आपको याद रखना है चोंच वाली से जहां चोंच बन रही है वहां से 2/3 और जहां से 1 बन रहा है 1 वहां से 1/3। क्लियर, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। नहीं, ये 3 टाइप के लोड होते हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल और यूवीएल। अब इससे अगला आपका टॉपिक है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी था। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, करते हैं शियर एंड बेंडिंग मोमेंट, जो कि चैप्टर का नाम भी है और आपका भी अगला टॉपिक भी है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्तन बल। वह नमन गुण, ठीक है, कर्तन बल और नमन गुण। तो 1 बाय 1 दोनों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कर्तन बल या फिर शियर फोर्स, ये क्या होता है। ठीक है, देखिए इसके भी नाम में डेफिनेशन है। कर्तन बल, कर्तन माने होता है काटने वाला, काटना। ठीक है, यहीं से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। सपोज कीजिए ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर कि ये 2 सपोर्ट लगी हुई है।
ठीक। अब अगर सपोज करो इस पे कहीं पर कोई एक पॉइंट लोड कार्य कर रहा है, ठीक, पॉइंट लोड लगा है। अब अगर मैं इस जगह पर पर्टिकुलर यहां पर देखूं तो एक बार और बना लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे इस सतह पर अगर ये एक नुकीला भार है, ये इसको काट देगा, मान लीजिए चाकू का भार है, ये इस जगह से इसको काट देगा, ठीक है, तो ये भी एक शियर फोर्स है क्योंकि ये काटने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन टर्म में बात करूं तो डेफिनेशन में बोलते हैं कि वह बल जो किसी सतह के स्पर्शी कार्य करता है, स्पर्शी मतलब टेंजेंशियली, वह बल जो किसी सरफेस टेंजेंशियली कार्य करता है तथा उसको काटने का प्रयास, काटने के गुण को कर्तन बल कहते हैं, ठीक है, तथा सरफेस को कट करने का प्रयास करता है उसको हम बोलते हैं कर्तन बल, ठीक है। यहां पर ये भार अभी तो पॉइंट लोड जैसा है तो कर्तन बल, अगर ये है कि आगे से जितने भी पॉइंट लोड होंगे वो एक शियर फोर्स जैसे काम करेंगे और हम शियर फोर्स के रूप में कंसिडर करेंगे। यूडीएल यूबीएल उनको भी हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे और वो भी एज ए करेंगे, ठीक है। नमन घूर्ण या इसको हम बोलते हैं मूवमेंट, इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज देखिए ये एक कैंटिलीवर बीम है, ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है। अगर मैं इस पे एक भार लगा दूं सिरे पर, क्या भार लगाया मैंने, पॉइंट लोड। अब देखिए ये भार क्या करेगा, इसको आने का प्रयास करेगा, इसके भार के प्रभाव में कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके क्या हुआ, कुछ बैंड हो गई, ठीक है। ये बैंड यानी कि हम ओवरऑल कह सकते हैं कि एक ऐसा बल था जिसने इसको बैंड यानी कि बंकन करने का प्रयास किया, तो ऐसा हम बेंडिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंडिंग फोर्स। वह बल जो किसी वस्तु को या किसी धन को झुकाने का प्रयास करता है, वह बल जो किसी धन को झुकाने का प्रयास करता है, उसके नमन का प्रयास करता है, बेंडिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है, बेंडिंग फोर्स। अगर मैं कहीं पर बेंडिंग फोर्स यानी कि यहां पर ये W था बेंडिंग फोर्स, इसकी अक्ष की दूरी से मल्टीप्लाई कर दूं, ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि ये L दूरी, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई दूरी से कर दूं तो ये टोटल बन जाएगा M इज इक्वल टू W को L से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या बन गया, मूवमेंट। और इस बेंडिंग मूवमेंट क्यों, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट जिस बल के कारण आया है, जिस भार के ये कारण आया है, वो एक बेंडिंग इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, मूवमेंट टू बेंडिंग फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें परपेंडिकुलर ही जाती है, क्यों, आपको इसका कारण भी सामने से समझ में आएगा क्लियरली। तो इसमें क्या है कि बेंडिंग और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं। सपोज कीजिए बल इस तरीके से लगा होता, क्या ये अब भी से बैंड कर देगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर ये बल इस तरीके से लग रहा होगा तो ये इसको बैंड नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कि केवल लंबवत, केवल वही चीज को बैंड, इसीलिए हम यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि बल से लंबवत दूरी, केवल लंबवत दूरी ही इसके लिए उत्तरदायी होती है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट के लिए जितनी भी बीम पड़ी, सपोर्टेड कैंटिलीवर की बीम में हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शियर फोर्स डायग्राम, यानी कि शियर फोर्स डायग्राम, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तन बल आरेख।
शियर फोर्स डायग्राम या कर्तन बल आरेख। देखिए क्या है डायग्राम को छोड़ दो तो कर्तन बल, पहली बात आपको पता है कि के लिए बनाने वाले हैं, जब हम धरनी पढ़ रहे हैं चैप्टर में पूरा पढ़ रहे हैं तो बीम के लिए बनाने वाले हैं। तो और दूसरी बात क्या है, ये डायग्राम है, ठीक है। तो दोनों बातों से डायग्राम इसका डेफिनेशन बन जाएगा कि वह आरेख जो धरन की संपूर्ण लंबाई पर, वह आरेख जो धरन की संपूर्ण लंबाई कर्तन बल के मान को प्रदर्शित करता है। कर्तन बल आरेख कहलाता है। वह आरेख जो धरन की संपूर्ण लंबाई पर कर्तन बल के मान को, जैसे मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, इस पर बहुत सारे भार पॉइंट लोड हो गए, कहीं कहीं लगा है, मान लीजिए यूरियल भी लगा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर कि इस जगह पर कितना भार लगा है, यहाँ पे कहीं पे एक जगह यहाँ पर कितना भार लगा है, ठीक है। तो यह कर्तन बल जो हमें किसी भी बिंदु पर हमें तुरंत ही बता देगा कि यहाँ पर कितना कर्तन बल लग रहा है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम अपनी बीम की डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो वो उसके लिए जरूरी है। तो हमें जो आरेख इस पर हर जगह यहाँ पर कितना लग रहा है, इस जगह पर या कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हुआ, जैसे मान लीजिए ए बी सी ई, तो हर बिंदु पर बताएगा कि कितना कर्तन बल कार्य कर रहा है। सेम ऐसे ही आपका नेक्स्ट टॉपिक है नमन घूर्ण आरेख। इसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसकी डेफिनेशन भी सेम है, बस कर्तन बल की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए नमन घूर्ण को। इसका मतलब क्या हुआ कि वह आरेख जो किसी धरन के प्रत्येक बिंदु पर नमन घूर्ण के मान प्रदर्शित करता है, वह आरेख जो किसी धरन पर के प्रत्येक बिंदु पर नमन घूर्ण के मान को प्रदर्शित करता है, नमन घूर्ण आरेख कहलाता है। यानी कि बीम वही होगी, अब ये आरेख केवल नमन घूर्ण के मान को बताएगा। शियर फोर्स डायग्राम शियर फोर्स के, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को बताएगा। आगे से हम धरन के जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारा टारगेट यही रहेगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना। यानी कि हर केस में हम शियर फोर्स का मान फाइंड करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट का मान भी फाइंड करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। यही हमारे इस चैप्टर के टोटल है। क्लियर? इनको एक बात और सीख लीजिए कि एसएफटी जो होती है शियर फोर्स डायग्राम, इसको शॉर्ट में एसएफडी बोलते हैं, ठीक है। आगे से मैं इसको हर जगह पर एसएफडी बोलूंगा। और ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को शॉर्ट में बीएमडी बोलते हैं। आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी तरीके से आ सकता है कि दी गई धरन के लिए एसएफडी व बीएमडी ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो आप इसका शॉर्ट भी याद रखोगे कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन शॉर्ट के चक्कर में ऐसा नहीं कि फुल फॉर्म भूल जाए, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। शियर फोर्स डायग्राम, कर्तन बल आरेख, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, नमन घूर्ण आरेख। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। चलिए स्टूडेंट इसको एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ये बीम गिवन है, इस पर ये 5 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, ठीक है। इसमें ये डिस्टेंस हमें दी गई है, ये दी गई है 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है, और ये भी 1 मीटर। मतलब कुछ भी डिस्टेंस दी हो सकती है। और हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि आप इसके सिरों पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए, ठीक है, सिरों पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, प्रतिक्रिया ज्ञात करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें पॉइंट्स मानेंगे, यानी कि जितने भी आपको पॉइंट वैलिड लिख रहे हैं वो आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उन्हें वही रखेंगे, और अगर नहीं गिवन है
तो आप उन्हें अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEFGH कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करना है, जहां पर सपोर्ट है, देखिए पर है, यहां पर ऊर्ध्वाधर लगाएंगे, कोई आरे और यहां पर, क्लियर। तो जहां पर सपोर्ट थी वहां पर हम एक अपवर्ड फोर्सेस बराबर अब में क्या करना है, कौन कौन से आर ए और आर कौन कौन से हैं, 5 किलोन्यूटन, 7 किलोन्यूटन और 4 किलोन्यूटन, ये तीनों बल लग रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 5 12, 4 16 किलोन्यूटन। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ ऊपर को लगने वाले बल जोड़ लेने हैं और नीचे को लगने वाले बल, और टोटल आपको लिख देना है 16 किलोन्यूटन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए के परित आघूर्ण लेने पर दूसरी चीज हम क्या करेंगे, ए के परित आघूर्ण लेंगे। यही सेम प्रोसीजर हमें हर क्वेश्चन में रिपीट करना है, ए के परित आघूर्ण लेने पर। तो हम इसको लिखेंगे सिग्मा एम ए बराबर 0, ठीक, सिग्मा एम ए बराबर 0 के परित आघूर्ण शून्य है। मैकेनिक्स में पढ़ते हो कि अगर कोई बीम संतुलन में किसी आघूर्ण शून्य होता है, तो हम यहां पर ये चीज करेंगे, एम ए के परित आघूर्ण शून्य लेंगे, ठीक है। आघूर्ण लेने समय आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें, सबसे पहली बात कि क्लॉकवाइज मूवमेंट आप प्लस लेंगे, जहां पर भी आपको दक्षिणावर्त आघूर्ण मिल रहा है वो आप प्लस लेंगे, और वामावर्त आघूर्ण को आप माइनस लेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा माइनस रहेगा। इसको याद करने का तरीका भी है, घड़ी के साथ चलोगे तो प्लस में रहोगे, उल्टा चलोगे तो माइनस में रहोगे। तो इस तरीके से आप इसको देंगे। पहली बात क्या हुई, क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना है। दूसरी बात आपको आघूर्ण लेना है, ठीक है। आघूर्ण जिसके पॉइंट के अबाउट, यानी कि यहाँ पे मैंने ए लिखा है, तो आप खुद को उस पॉइंट पर सपोज करो। आप सपोज करो कि यहाँ पर खड़े हो और बाकी सारे बल आपकी तरफ आ रहे हैं एक सर्कुलर पाथ पर, इस तरीके से, ठीक है, जिससे आपको इनकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का पता चलेगा। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो ये 5 किलोमीटर का बल मेरे पास कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है ना, यहाँ पे 3 बजे हैं, 4 5 6, इस तरीके से क्लॉकवाइज। 7 का भी ऐसे ही आएगा, 4 का भी ऐसे ही आएगा, लेकिन ये जो आ रही है बचेगा, तो मैं इन तीनों के साथ प्लस लूंगा और आर के साथ माइनस लूंगा। तो क्या हो गई कि हमें जहां पर खड़े भी अबाउट लेना है, कि वहां से सबको अपनी तरफ बुलाना है। तीसरी बात, आघूर्ण होता है बल गुना दूरी, मतलब कि हमें बल में दूरी की मल्टीप्लाई करनी है। बल यानी कि कितने का बल आ रहा है, और दूरी यानी कि कितनी दूरी से आ रहा है। चलो इक्वेशन लिखते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ए के परित आघूर्ण ले रहे हैं, तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आर ए को ही आना है, तो आर ए, अभी ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं खुद इस पॉइंट पर खड़ा हूं, ठीक है। तो मुझे ये क्लॉकवाइज भी लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दूसरी, लेकिन इसकी दूरी कितनी है, दूरी मुझे मुझसे ही ढूंढनी है, तो इसका मतलब इसकी दूरी हो गई 0। मैं यहीं पर खड़ा हूं और ये बल भी यहीं पर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई 0, तो इसलिए r इंटू 0। नेक्स्ट 5 पे आ जाइए। 5 किलोमीटर का फोर्स कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए वजह से इसके पास प्लस इंटू 5 किलोमीटर का फोर्स में से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर, तो 5 इंटू 2 यानी कि 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 7 का फोर्स मुझसे कितनी दूरी पर है, 7 भी क्लॉकवाइज आएगा, दूरी कितनी रहेगी 2 और 2 4। नेक्स्ट 4 किलोमीटर, ये कितनी दूरी पर है, 2 2 4 5, यानी कि मैं यहां पर हूं, ये 4 किलोमीटर का फोर्स को मेरे तक आना है, तो दूरी कितनी है 2। नेक्स्ट आर ई अब एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मैं यहां पर हूं
ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो माइनस के आर ई इंटू दूरी इसके लिए हो जाएगी 2 2 4 1 5 और 1 6। सभी दूरियां उस पॉइंट से नापी जाएंगे जिसके परित आप घूम ले रहे हो। ए के अबाउट मैंने सारा मूवमेंट लिया है, इसीलिए सब दूरी ए से ली गई है। अब इसको जस्ट सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। आप इसमें आर ई इंटू 6 को इधर ले जाइए, 4 पंजे 20 प्लस 7 चौक 28 प्लस 5 दूनी 10 और ये 0 है, इसको छोड़ देते हैं। 40 28 आ गई 58/6, तो ये आपके पास आ गया 9.33 किलो न्यूटन। अब आप ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपको सिंपल आर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। 16 किलो न्यूटन था, इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। आर ए इज इक्वल टू 16 माइनस 9.33, तो ये आ गया 6.67 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रतिक्रिया दोनों के मान आ गए। इसका मान आया है 6.67 और इसका आया है 9.33। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन मैकेनिक्स में भी कर चुके होंगे, ये आपको मैकेनिक्स में भी इसका पार्ट रहता है। मैकेनिक्स में आपके लिए सिर्फ इतना ही रहता है, यानी कि सिर्फ प्रतिक्रियाओं के मान निकालने का। लेकिन अभी आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, आपको इससे आगे भी पढ़ना है, एसएफटी बीएमटी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से कराऊंगा। ठीक है, अभी इसी चीज का अभी यहीं तक का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, सपोज कीजिए एक सिंपल सपोर्टिंग बीम है जिसकी पॉइंट लोड है, एक का न्यूटन और एक का 6 किलो न्यूटन है। इसके ऊपर एक यूडीएल भी कार्यरत है जिसकी वैल्यू 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक, इसमें डिस्टेंसेस हमको दी गई हैं, ये मान लीजिए 2 मीटर है, ये 4 मीटर और ये फिर से 2 मीटर। ठीक है, और हमको सेम वही क्वेश्चन कहा गया है कि आप इसके सपोर्ट्स पर रिएक्शन ज्ञात कीजिए, यानी कि सिरों पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको वही सेम क्वेश्चन करना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको वही मार्किंग करनी है, यानी कि जहां जहां आपको पॉइंट लगे कि ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप उसको एक नेम दे देंगे ए बी सी डी। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो आप उनको अपनी तरफ से कोई भी नेमिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये ए और डी पर है इसलिए आर ए और आर डी, जहां पर भी सपोर्ट होता है वहां पर एक प्रतिक्रिया कार्य करती है। ठीक है, तो आर ए और आर डी हो गए। इसी तरीके से पहली चीज हम क्या करते थे, अपवर्ड फोर्सेस बराबर डाउनवर्ड फोर्सेस। ठीक है, इसका अर्थ है कि ऊपर की ओर लगने वाले बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल। तो हम देखेंगे ऊपर की तरफ कौन कौन लग रहे हैं, आर ए और आर डी, और जबकि नीचे की तरफ कौन कौन लग रहे हैं, 7 प्लस ऊपर की तरफ लग रहे थे आर ए, नीचे की तरफ कौन कौन लग रहे हैं, 7 का पॉइंट लो, यूडीएल है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, यानी कि 1 मीटर में 4 किलो न्यूटन, तो टोटल 4 यानी कि 16। ठीक, और पॉइंट लोड 6 किलो न्यूटन का है। ठीक है, टोटल हो गया 16 22 29 किलो न्यूटन। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से पहले हमने क्या किया था, पहले इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या रहता है कि हम ए के परित आघूर्ण लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी हम वही रिपीट करेंगे, ऑन टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। ठीक है, जस्ट मैंने इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा है, पहले मैंने इसको हिंदी में लिखा था, वही चीज है, ए के परित आघूर्ण लेने पर। सिर्फ ये 2 सेंटेंस बदलते ही आपका न्यूमेरिकल हिंदी या इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। चलिए, ए के परित आघूर्ण लेंगे, तो देखिए यहां से हम ए के परित, मैंने आपको पहले ही कंडीशन बताई थी तीनों, कि हमें आघूर्ण जिस भी बिंदु पर लेना है उस बिंदु पर खुद को सपोज करना है। आघूर्ण में क्लॉकवाइज
प्लस और एंटी क्लॉकवाइज माइनस रहेगा, और आघूर्ण बल गुना दूरी होता है। तीनों बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात कि हम यहाँ पर सपोज करें अपने आप को और आर ए का मूवमेंट लेंगे, तो आर ए का मूवमेंट 0 आएगा क्योंकि ये हम भी इसी पॉइंट पर है और फोर्स भी इसी पॉइंट पर है, तो डिस्टेंस हो गया 0। ठीक है, इसी तरीके से 7 किलोन्यूटन, 7 किलोन्यूटन अगर मैं खुद को ए पर सपोज कर रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज आएगा, और क्लॉकवाइज की वजह से इसको प्लस दिया गया है। डिस्टेंस इसकी 2 मीटर है, ये ए से 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है यूडीएल। यूडीएल के लिए देखिए 4, इतने का तो ये 4 से हो गया। ठीक है, इतने की तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 4/4 की, क्योंकि हम यूडीएल को टोटल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब ये कहां पे काम करेगा, ये अपने सेंटर पे कार्य करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का हाफ करेंगे, ये हो गया 2 मीटर, ये इतना डिस्टेंस 2 मीटर हो गया, लेकिन हमको डिस्टेंस चाहिए ए से, क्योंकि हम ए पर खड़े हैं, तो इस बल को यहां से मेरे पास आना पड़ेगा। 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, टोटल हो गया 4। हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि यूडीएल सेंटर में कार्यरत एक पॉइंट लोड है, जिसका वैल्यू 4 × 4 यानी कि 16 है। आप कैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गया वैल्यू। नेक्स्ट कौन है, 6 के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 × 6 माइनस आरडी। देखिए अब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, आरडी को अगर ए की तरफ आना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि इसका एरो साइड ऊपर की तरफ है। आरडी इंटू 8 को ले जाएंगे, बाकी को सोल्व कर लेंगे। 7 × 2 = 14, 4 × 4 = 16, 64 प्लस 6 × 6 = 36। तो आरडी आ गया, ये तो 100 हो गया, और ये हो गया 114 / 8, तो 8 4 32 5 किलो में। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम इक्वेशन 1 में हम आरडी का वैल्यू रखेंगे, तो हमें डायरेक्टली आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। आर ए का वैल्यू हो गया 29 माइनस 14.25, तो ये आ गया 14.75। क्लियर? इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट पर रिएक्शन निकाल सकते हैं। जिन स्टूडेंट को अभी भी रिएक्शन निकालने में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जब एसएफडी बीएमडी फाइंड करेंगे तो ये हर क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। मतलब कि आप लास्ट तक एसएफडी बीएमडी में भी और रिएक्शन फाइंड करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा वो पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।